राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान का हाल चाल बहुत बड़े आनंद मंगल हो। देखो आज अपन क्या दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं अभी तक उत्प्रेरक के बारे में, कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है। और इसकी जो क्रिया होती है उसे कहते हैं अपन उत्प्रेरण। आज देखो एग्जाम में इससे मैंने कई सारे एग्जाम्स के पेपर देखे हैं, उनमें जियोलाइट से काफी प्रश्न आते हैं दोस्तों। क्या होता है जियोलाइट? जियोलाइट जो होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना होगा। जियोलाइट आपने सुना ही होगा। देखो ये एक प्रश्न इसका काफी बार पूछा गया है कि कठोर जल को, है ना, कठोर जल के इलाज यानी कुल मिला के कठोर जल को मृदु जल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है? तो अब में एक जियोलाइट काम में जो उत्प्रेरक का जो काम करेगा वो कौन करेगा दोस्तों? जियोलाइट। और उसमें भी कौन सा जियोलाइट दोस्तों? उसमें लिखते हैं सोडियम जियोलाइट। कौन सा दोस्तों? सोडियम जियोलाइट। अब इसका मतलब सोडियम क्या है दोस्तों? यहाँ पर धातु है। क्या है दोस्तों? धातु। यानी इसके अंदर धातु आएगी। तो यानी ये धातुओं के क्या होगी दोस्तों? धातु के दोस्तों क्या होगी? ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनो सिलिकेट। क्या होगी दोस्तों? धातुओं के एल्यूमिनो सिलिकेट को क्या कहेंगे दोस्तों? अपन जियोलाइट। अगर आप इसका सूत्र देखो तो यहाँ पर एम मतलब दोस्तों मेटल होता है। एम क्या होता है? मेटल। यानी इसका क्या होता है? धातु। यानी कोई ना कोई इसमें संकुल आए ना दोस्तों, थोड़ा सा समझ लेना इसको। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? इसके एन का मतलब यहाँ पर लगा होता है एन बराबर इस धातुओं पर क्या है दोस्तों? आवेश। भाई धातु पर कितना आवेश है? धातु का आवेश, वो इसको एम से अपन दर्शा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इनकी संख्या को भी अपन दर्शा सकते हैं। इसके बाद जो होता है दोस्तों एल्यूमिनो, एल्यूमिनो AlO2, ठीक है। AlO2 XYZ अपन दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अक्स दे दो, वाई दे दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा दोस्तों इसमें होता है सिलिकेट SiO2, ठीक। अगर इसको वाई दे दो, भाई इसकी संख्या दर्शा रही है। XY का मतलब इनकी संख्या कितनी होगी? इसकी संख्या। फिर इसके बाद में अगर इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जल का अणु होता है। और जल के अणु कितने होंगे वो इस पे क्या दर्शा देंगे अपन? जेड से दर्शा देंगे। इस प्रकार से इसको इस फॉर्मूले से अपन यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो धातुओं के एल्यूमिनो सिलिकेट को आप क्या कहते हैं दोस्तों? जियोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोलाइट। चलो साहब, अब इसके अंदर होगा क्या दोस्तों? निर्वात के अंदर इस जियोलाइट को निर्वात यानी वैक्यूम क्रिएट करके यदि आप गर्म करो, यानी निर्वात में यदि गर्म किया जाए तो गर्म करने से आपको पता है कि भाई जल की मात्रा क्या हो जाती है? वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? जल का ऊपर उड़ना, निर्जलीकरण। आप सब जानते हो क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्जलीकरण। क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण। जैसे इसमें जल की मात्रा दोस्तों गायब होती, यानी जल की मात्रा जैसे ही कम होगी, इसमें क्या होंगे दोस्तों? कुछ रंध्र बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे दोस्तों? रंध्र। रंध्र का मतलब छोटे छोटे छिद्र यानी पोर्स बन जाएंगे। अपनी पत्तियों के अंदर भी स्टोमेटा होते हैं जिनको आप रंध्र कहते हैं, छोटे छोटे छिद्र जिससे हवा पानी प्रवेश करती है, यानी आदान प्रदान होता है। कुल मिला के इसमें छोटे छोटे जो क्या होंगे इस प्रकार के दोस्तों रंध्र बन जाएंगे। और इस प्रकार के कई सारे रंध्र मिलकर इस प्रकार की संरचना, ये जियोलाइट की संरचना बना लेते हैं दोस्तों। ये आपको ऐसा लगता है कि जो मधुमक्खी का छत्ता, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया, मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान दोस्तों इसकी संरचना हो जाती है। मधुमक्खी के छत्ता जो जानते हो ना आप, हाँ, मधुमक्खी के जो छत्ते के समान इसकी संरचना हो जाती है। कब हो जाती है दोस्तों? जब आप इसको निर्वात में गर्म करते हो तो ये छोटे छोटे रंध्र इसके अंदर बन जाते हैं, कुछ पोर्स बन जाते हैं निर्जलीकरण होने के कारण। तो मधुमक्खी के छत्ते के समान ये संरचना आपको दिखाई देती है। ये होता है दोस्तों जियोलाइट। अब देखो इसके अंदर ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। जब भी आप अगर केमिस्ट्री ढंग से पढ़े ना दोस्तों उत्प्रेरक की, तो उत्प्रेरक क्या करता है दोस्तों? अपने यहाँ पर क्रिया करने के लिए स्थान प्रदान करता है। इसमें अधिशोषण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? अधिशोषण वाली क्रिया होगी। अगर कोई जिसके साइंस है दोस्तों, 11th 12th में साइंस पढ़ी हो, बीएससी में अगर कोई ने साइंस पढ़ी हो तो ये शब्द से वाकिफ है, लेकिन अपन इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। आप समझ लो कि एक स्थान प्रदान कर रहा है क्रिया करने के लिए। तो इसमें होगा क्या दोस्तों कि मधुमक्खी के छत्ते बन जाते हैं। अब इसके अंदर कोई अभिकारक आएगा दोस्तों। अब अभिकारक आएगा तो हो सकता है अभिकारक का आकार बड़ा हो सकता है बहुत छोटा हो, है ना। तो जैसे अगर कोई बड़ा आकार होगा ना दोस्तों, तो इसमें अधिशोषण की क्रिया नहीं होगी। समझ में आ गई ना? यानी वो वहां पर क्रिया नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा छोटे अगर मान लो अभिकारक आ गए जिसके आकार बहुत छोटा है, तो आकार यदि छोटा है तो इससे फिसलकर नीचे निकल जाएंगे, यानी इस पर वापस अधिशोषण की क्रिया नहीं होगी। ये जो छोटे छोटे छिद्र है, रंध्र है, इनसे छोटे जो आकार के अभिकारक है वो बाहर निकल जाएंगे, यानी यहाँ पर क्रिया होने ही नहीं होगी। तो इसके लिए क्या होता है कि निश्चित आकार की क्रियाकारक, निश्चित आकार के क्रियाकारक ही इस पर कार्य कर सकते हैं, यानी क्रिया यहाँ पर हो सकती है। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं दोस्तों? आकार वर्णात्मक। आकार वर्णात्मक, वर्णात्मक मतलब सेलेक्टिव, यानी बिल्कुल चयन होता है दोस्तों ना। वर्ण यानी इसका चयन हो रहा है भाई, इतने ही आकार के
क्रिया कारक यहाँ पर इस पर जियोलाइट पर क्रिया कर सकते हैं। यानी जियोलाइट होता है कि अगर विशेष आकार वाले क्रिया कारक होंगे ना, वहीं पर जियोलाइट नामक उत्प्रेरक कार्य करेगा। तो यानी आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक है दोस्तों ये, ठीक है। तो जब आकार इसके बिल्कुल निश्चित आकार होगा, कोई निश्चित आकार, ना तो ज्यादा बड़ा ना छोटा, तो वहां पर ही आपका जियोलाइट काम पे करेगा। इसके अलावा दोस्तों इसे आणविक छानी भी बोलते हैं, छन्नी होते हैं ना, छानने का कार्य करती है, तो इस प्रकार से छन जाते हैं, इस कारण इसको आणविक छन्नी भी इसको कहते हैं जियोलाइट को। समझ में आ गई। जियोलाइट कई जगह काम में आता है दोस्तों। जो आपका जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल है, कोई भी ईंधन है, पेट्रोल डीजल, इनको क्या करता है, शुद्धिकरण या है ना, शुद्धिकरण है ना, इनका शुद्धिकरण करने के काम में भी आता है। आपकी जो कार्बिनोल होती है CH2OH है ना, कार्बिनोल जो है CH3OH, इसको मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, इनमें चेंज करने का काम करता है। स्पेशली इसको मेथिल ग्रुप में चेंज करने का कार्य भी ये आपका जियोलाइट करता है। एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइए, जो कठोर जल को होता है वो सोडियम जियोलाइट काम करता है। या जो दोस्तों आपने धातु जो देखी ना, धातु में अधिकतर कौन हो सकता है, देखो पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है या सोडियम हो सकता है, ज्यादातर यही धातुएं यहाँ पर काम में आती है। बात समझ में जियोलाइट का, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना साधारण आपका ये जियोलाइट नहीं है दोस्तों। इसके अलावा जियोलाइट जो होता है वो आपके एल्कोहल को गैसोलीन में, एल्कोहल को क्या किस में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य भी करता है। तो यहां से कई सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए दोस्तों। इसके आप जियोलाइट क्या है, तो धातु के एल्यूमिनोसिलिकेट, यहां से भी प्रश्न मैंने देखा है। ये कठोर जल वाला तो काफी पूछा गया, भाई कौन सा उत्प्रेरक काम आता है, तो सोडियम जियोलाइट वहां पर काम में आता है। इसके अलावा एक प्रश्न यहां से भी पूछा गया दोस्तों कि इसका नाम जो है ना, नाम से आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक किसे कहा गया। अरे ये फॉर्मूला, हाँ, एक एग्जाम में स्पेशली लेब असिस्टेंट वाले जो एग्जाम है ना दोस्तों, उसमें इस तरीके के प्रश्न बहुत, क्योंकि ये सूत्र है दोस्तों ना, तो सामान्य एग्जाम में नहीं पूछा जाता। सामान्य एग्जाम में आपके ये नाम पूछा जाएगा, कठोर जल वाला पूछा जा सकता है, और एक मधुमक्खी के आकार वाला छत्ता, ये मैंने एक एग्जाम में, सामान्य एग्जाम में देखा था दोस्तों। तो इस प्रकार से आजकल पता है तुम्हारे को कि कोई मतलब नहीं, RS का पेपर हो, सेकंड ग्रेड का पेपर, साइंस मतलब आपको ढंग से साइंस आनी चाहिए। तो जियोलाइट के बारे में आपको 4-5 फैक्ट याद करने होंगे, मैं इसको लिखा देता हूं। हाँ दोस्तों, छापो एक बार इसको, जियोलाइट उत्प्रेरक है ना। अब पढ़ेंगे अपन जैव उत्प्रेरक के अंदर एंजाइम्स। अब देखो दोस्तों, अगला टॉपिक आपका जैव उत्प्रेरक एंजाइम्स। थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया था, जो भी आपके बॉडी के अंदर एंजाइमों की मदद से, यानी कुछ ना कुछ उत्प्रेरक का सीधा सा मतलब क्या होता है कि भाई वो क्रिया को क्या कर देते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। तो अपने शरीर के अंदर भी कुछ इस प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी क्रिया को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। उन्हें आप क्या कहते हो, जैव उत्प्रेरक कहते हो। और उनको अपन जैव उत्प्रेरक को अन्य नाम जिसे अपन कहते हैं एंजाइम्स से भी अपन जाने जाते हैं। अब सबसे पहले तो इनमें होता क्या है, ये सबसे पहले ध्यान रखना होगा। आप सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, एंजाइम और कुछ नहीं है, ये आपका प्रोटीन है। क्या है दोस्तों, प्रोटीन। ओ मार्ट सब सही बात। प्रोटीन का मतलब दोस्तों आप सब जानते हो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन होता है। यानी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, लेकिन हाइड्रोकार्बन भी उच्च अणुभार वाला है ना, छोटा मोटा नहीं है, उच्च अणुभार वाला है। और कैसा होता है, नाइट्रोजन युक्त होता है, नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाला हाइड्रोकार्बन है। बात समझ में आ गई। और ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। इसके अलावा ये जो एंजाइम्स होंगे किस प्रकार के होंगे दोस्तों, हमेशा ये विषमांगी प्रकार के होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, विषमांगी प्रकार। याद आ गया विषमांगी प्रकार। चलो साहब, विषमांगी प्रकार समझ में, समांगी विषमांगी, यानी उत्प्रेरक की जो दोस्तों भौतिक अवस्था होगी वो अधिकतर कैसी होती है दोस्तों, विलयन वाली होती है ना उत्प्रेरक की। और उत्प्रेरक जो होता है विषमांगी प्रकार का होगा, यानी उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था हमेशा क्रियाकारक से अलग ही होगी, अधिकतर बोल रहा हूं मैं। तो यानी अगर पूछ लिया जाए कि जैव उत्प्रेरक के एंजाइम्स किस प्रकार के होते हैं, तो विषमांगी प्रकार के होते हैं। अब ये जलीय विलयन बनाते हैं दोस्तों हमेशा एंजाइम्स, और उसमें कोलाइडल है ना, जलीय विलयन के कोलाइडी विलयन बनाते हैं, कोलाइडी विलयन समझ रहे हो दोस्तों। आप चाय वाय छानते हो, तो चाय के अंदर चाय पत्ती भी होती है ना, चाय पत्ती भी होती है। आपने ब्लड पढ़ा है, ब्लड के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक प्लाज्मा था जो द्रव आकार का था ना, है ना, उसके मैट्रिक्स का कार्य करता था। उस मैट्रिक्स में बहुत सारी कोशिकाएं थी, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सबकी सब क्या कर रही हैं, वहां पर कोलाइडी विलयन का कार्य करती है। कोलाइडी विलयन मतलब मैट्रिक्स होगा, उसमें कुछ मोटी सेल्स होगी, वो कोलाइडी विलयन कहलाता है, जिसके अंदर वो तैरती रहती है मोटी सेल्स। समझ में आ गई। इसी प्रकार से अगर मान लो आपने चाय पत्ती बनाई, चाय पत्ती में चाय पत्ती थोड़ी है, उसका दूध भी है,
उस दूध अपने आप में भी एक कोलाइडी विलीन ही दोस्तों, उसमें वसा वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, जो मोटे मोटे कण होते हैं ना द्रव में, मोटे मोटे जो कण होते हैं, इसी प्रकार से ये भी क्या करता है, कोलाइडी विलीन का बनाने का कार्य करता है। अब इसके अंदर आप सब जानते हो कि अपने आपने पाचन पढ़ा दोस्तों, पाचन के अंदर भी काफी सारे, जैसे पाचन के अंदर आपने आपका आमाशय पढ़ा दोस्तों, आमाशय, आमाशय के अंदर क्या करता है, किसका पाचन होता है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, वो प्रोटीन का पाचन जो होता है पेप्टाइड में होता है, पेप्टाइड। अब कौन से, पेप्सिन, कौन सा होता है दोस्तों, है ना, पेट से याद रखना, आमाशय का मतलब पेट, और पेट में पैसे पेट, पैसे प्रोटीन, और पैसे पेप्सिन, है ना, पेप्सिन याद रख लेना, पेप्सिन एंजाइम्स। इसके अलावा दोस्तों आंतों के अंदर भी प्रोटीन का जो होता है वो ट्रिप्सिन। आंत जो अगर बात करें, आंत्र में भी क्या होता है दोस्तों, ये जो प्रोटीन होता है इसको किसमें तोड़ दिया जाता है, अमीनो अम्ल में, है ना, लास्ट यही है अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है ट्रिप्सिन की मदद से। कहां, किसकी मदद से दोस्तों, ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन की मदद से तोड़ दिया जाता है। तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब क्या है दोस्तों, एंजाइम्स है। क्या है दोस्तों, एंजाइम्स। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि यीस्ट की मदद से, किसकी मदद से दोस्तों, यीस्ट की मदद से जो शर्करा होती है या ग्लूकोज, अपन शर्करा मतलब ग्लूकोज अलग है, शर्करा आएगा, फिर भी अपन बात कर ले, जैसे मान लो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज या शर्करा को किसमें बदल दिया जाता है, दारू, यानी एथिल एल्कोहल, किसमें बदल दिया जाता है दोस्तों, एथिल एल्कोहल, है ना, किसकी मदद से बदला जाता है दोस्तों, यीस्ट की मदद से। ये अपन पढ़ते हैं सामान्यतः बायोलॉजी के अंदर, लेकिन इसके वास्तव में होता क्या, अगर आप एंजाइम्स की बात करें तो यीस्ट से कौन सा एंजाइम्स मिलता है दोस्तों, जाइमेज। कौन सा एंजाइम्स मिलता है दोस्तों, जाइमेज एंजाइम। तो यानी ग्लूकोज या शर्करा को किसी जाइमेज एंजाइम्स की मदद से एथिल एल्कोहल यानी शराब में बदल दिया जाता है, जिसे आप किण्वन की क्रिया भी आप कहते हैं। एक दोस्तों प्रतीप शर्करा होती है, प्रतीप शर्करा यानी प्रतीप शर्करा बनाना, कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रतीप का मतलब जिससे शर्करा बनी है उसी में वापस कन्वर्ट कर दो, तो यानी इन्वर्टेज एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम्स, इन्वर्टेड एंजाइम्स, इन्वर्टेड। ये याद रखना दोस्तों, हजारों एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रतीप शर्करा में कौन सा एंजाइम्स काम में लिया जाता है, तो एंजाइम्स कौन सा काम में लिया जाता है दोस्तों, प्रतीप शर्करा में इन्वर्टेड एंजाइम्स काम में लिया जाता है। अब इसमें होता क्या दोस्तों, जो आपकी जो शर्करा है उसको किसमें बदल दिया जाता है दोस्तों, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज है ना, फ्रुक्टोज। इनके सूत्र आपको सबको आते हैं, अभी लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। शर्करा को किसमें बदल दिया जाता है दोस्तों, देखो यहाँ कोई सूत्र इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए, यहाँ पूछा जाएगा प्रतीप शर्करा में कौन सा एंजाइम्स काम में लिया जाता है, इन्वर्टेड एंजाइम्स। ये फिर पूछ लिया जाता है शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज, देखो ग्लूकोज आप सब जानते हो और फ्रक्टोज यानी आपकी जो फ्रूट शर्करा होती है, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, C6H12O6 है ना। तो फ्रुक्टोज जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, फ्रूट के अंदर पाई जाती है, फ्रूट के अंदर जो मीठापन होता है वो फ्रुक्टोज के कारण पाया जाता है। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से कई सारे एंजाइम्स जो है आपने जैसे पढ़ा है दोस्तों, ये जो इन्वर्टेड एंजाइम्स है दोस्तों, ये इन्वर्टेड एंजाइम्स में यीस्ट, ये भी पूछे जाता है दोस्तों, कहां से प्राप्त होता है आपको, यीस्ट है ना, यीस्ट प्रकार है एक जीवाणु दोस्तों, इससे प्राप्त किए जाते हैं। आपका जाइमेज भी यीस्ट से प्राप्त किया जाता है। आपने पढ़ा है दोस्तों दूध से दही, कौन सा, दूध से दही, दूध से जो दही होता है आप सब जानते हो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जीवाणु क्या करता है, दूध की जो लैक्टोज शर्करा है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अब वो जो एंजाइम्स कुछ ना कुछ तो भाई वो भी तो कुछ ना कुछ छोड़ते होंगे, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ऐसा तो है ही नहीं कि हाथ पकड़ा साले को और वो अंदर के शर्करा को पकड़ा जाए, छू काली गंतर माकलंतर ऐसा छू करके वो साला एसिड में कन्वर्ट हो जाए, नहीं होगा दोस्तों। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, वो एक एंजाइम्स निकालता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलम है ना, इस प्रकार का आपका क्या एंजाइम्स यहाँ पर निकालता है, उस एंजाइम्स की मदद से दूध को दही में बदला जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा है कि यूरिया जो किसमें टूट रही थी दोस्तों, जिससे ये बनी हुई है, यानी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इससे बनी होती है दोस्तों। तो अमोनिया और CO2, दो अणु CO2 के होते हैं, एक अणु अमोनिया का होता है दोस्तों, है ना। अब इसके अलावा दोस्तों ये क्या होता है कि यूरिया किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी मदद से, यूरिएज। कौन सा एंजाइम्स है दोस्तों, यूरिएज एंजाइम्स की मदद से कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से माल्टोज जो होता है उसको सुक्रोज में कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज एंजाइम्स, इस प्रकार से आपके डाइस्ट्रेज एंजाइम्स होते हैं। इस प्रकार के कई एंजाइम्स होते हैं जो मैं यहाँ पर आपको लिखा देता हूँ, उनको आप याद कर लेना। इसके अलावा कुछ होते हैं जो एंजाइम्स की क्रियाविधि को बढ़ा देते हैं, जैसे कुछ विटामिन होते हैं, कुछ आयन्स होते हैं जैसे कॉपर आयन, निकेल आयन, ये आपके क्या कर देते हैं दोस्तों, एंजाइम्स की क्रियाविधि को बढ़ा देते हैं, यानी उसके सह एंजाइम्स कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके विष भी होते हैं, जैसे H2S,
भाई H2S है और HCN है, इस प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, ये विष होते हैं एंजाइम्स, विसंदमन भी बोलते हैं, इनहिबिटर, मतलब इसकी क्रिया को क्या कर देते हैं दोस्तों, ये घटा देते हैं ना। तो ये दो चार चीजें हैं और ये आपका देखो आज का पार्ट होता खत्म। अब मैं नोट्स लिखा रहा हूँ, ढंग से लिख लेना एक बार, है ना। हाँ दोस्तों, इसको छापो। और भी बहुत सारे जैव उत्प्रेरक एंजाइम्स होते हैं, लेकिन ये आपके लिए खास खास मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ देखो दोस्तों, ये मैंने जैव उत्प्रेरक, ये एंजाइम्स और उसके कहाँ कहाँ से स्रोत, जैसे इन्वर्टेज यीस्ट और जाइमेज भी यीस्ट, डाइस्टेज जो माल्ट होते हैं और माल्टेज यीस्ट एंजाइम्स, यीस्ट जो जीवाणु होता है, यूरिएज जो कि यूरिएज आपको पता है NH2CO, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है, नाइट्रोजन होता है, तो यानी कुल मिला के जिसमें प्रोटीन ज्यादा वहां पाया जाएगा, जैसे कि सोयाबीन। पेप्सिन जो होता है आप सब जानते हो, आमाशय के अंदर होता है। और भी काफी एंजाइम्स होते हैं, जैसे दूध का पाचन करने वाला दोस्तों रेनिन होता है ना, आग के अंदर भी होता है, लाइक राइमल वगैरह, ये बहुत सारी चीजें होती है। लार में होता है टाइलिन एंजाइम्स, है ना। तो ये दो चार चीजें और आप ऐड कर सकते हो, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है। इसमें लिख दिया सक्रिय कारक सह एंजाइम्स जो होते हैं, इनकी एंजाइम्स की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन, धातु, आयन, जिसमें कॉपर है, निकिल है, सोडियम और मैग्नीज है। तो जैसे उदाहरण मैंने लिखा है, एमाइलेज जो होता है दोस्तों वो सोडियम, यानी नमक डाल दो यानी उससे सोडियम मिल जाएगा, की उपस्थिति में क्या होता है दोस्तों, अधिक सक्रिय हो जाता है। तो सन और संवेदक क्या होता है, एंजाइम्स की क्रियाशीलता क्या करते हैं दोस्तों, घटाते हैं। जैसे HCN है ना, हाइड्रोजन साइनाइड, और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये क्या होता है दोस्तों, आपके संवेदक या विष का कार्य करते हैं, जो एंजाइम्स की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। देखो अब मेरी तरफ से मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दी है ना, जो जो आपके टॉपिक थे वो मैंने केमिस्ट्री आपकी पढ़ा दी है। अब केमिस्ट्री खत्म होती है और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो फिजिक्स चालू करें या बायोलॉजी, ठीक है। और आप मिलते हैं अगले टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। ओके, जय सिया राम।